नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसा राज खोलने जा रहा हूं जो अगर भक्तों को पता चल जाएगा तो उनको भी 440 वोल्ट का करंट लगेगा। इसलिए आपके आसपास अगर कोई भक्त हो, कोई दोस्त हो जो भक्त बन गया हो, कोई अंकल हो जो रिटायर होने के बाद दिन रात व्हाट्सएप पे लगे रहते हो, इस तरह के लोग अगर आपके आसपास हो तो उनको ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा। अब राज की बात करते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये जो टीवी चैनल्स हैं, अखबार हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये 24 घंटे योगी मोदी की भक्ति में क्यों लगे रहते हैं? इनके अपने मोहल्ले में बुलडोजर चल जाए तो भी ये योगी मोदी की जय जय क्यों करते रहते हैं? इनके अपने बच्चे पिट जाएं जंतर मंतर पर तो भी योगी मोदी की जय जय ये क्यों करते रहते हैं? कभी आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो अब सोचिए, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूं आपको इसकी वजह। आदित्यनाथ पे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जिसमें आदित्यनाथ जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आगे निकल गए हैं। इस एक मामले में आदित्यनाथ ने नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ दिया है और यह मामला है सरकारी पैसे को विज्ञापन और प्रचार के लिए लुटाना। 8 साल में जो टोटल खर्चा किया है आपके योगी जी ने केवल विज्ञापन पर, वो है 6,811.94। उसको पूरा कर लीजिए तो 6,812 करोड़ 6,812 करोड़ रुपीस सिर्फ खर्च किए गए हैं विज्ञापन पर। यानी अगर डेली की बात करेंगे, डेली आपका कितना खर्चा होगा? 100 रुपए, 200 रुपए। एक मजदूर दिन भर मजदूरी करता है तो कितना कमाता है? 400 रुपए, 500 रुपए। बड़े से बड़े ऑफिसर की तनख्वाह देखेंगे तो रोज की तनख्वाह आपको 3,000, 4,000, 5,000 से ऊपर नहीं मिलेगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार रोज 2,32,00,000 रुपए, 2,32,00,000 रुपीस केवल और केवल विज्ञापन पर खर्च कर रही है, जबकि नरेंद्र मोदी 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपीस रोज विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं। आगे चलूं, विज्ञापनों की डिटेलिंग करूं, बाकी बताऊं किस पर कितना लुटाया जा रहा है, ताकि आप पहचान पाएं कि किस चैनल का एंकर कितना बिका हुआ है जिसकी वजह से वो दिन रात योगी मोदी का गाना गाता है। उसके पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो 2 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल है। हम भी पहले दिखा चुके हैं और आप भी देख चुके होंगे। इसमें जो थाली नजर आ रही है वो स्कूली बच्चे की थाली है और उस थाली में जो पड़ा हुआ है उसको सब्जी कहा जा रहा है। ये एक ऐसी सब्जी है जो जेल में भी नहीं खिलाई जाती। पानी है, रंगीन पानी है जिसमें 2-3 आलू के कतरे पड़े हुए हैं। और मैंने कल इस पर बात की थी कि यही वजह है, इतना खराब खाना मिल रहा है। ये लोग स्कूलों में अंडा दिए जाने और बाकी सब का विरोध करते हैं, लेकिन इतना खराब खाना मिल रहा है कि बच्चों को कोई पौष्टिक आहार मिल ही नहीं पा रहा है और हिंदुस्तानी बच्चे लगातार नाटे यानी कि कद में छोटे होते चले जा रहे हैं। जबकि वहीं बगल में चाइना अपने हर बच्चे को मिड डे मील में इतना शानदार खाना देता है कि वहां बच्चों की लंबाई अब बढ़ती जा रही है। एक जमाने में चीन के लोग नाटे माने जाते थे, बहुत जल्दी ये टाइम आएगा कि चीन के लोग लंबे माने जाएंगे और हमारे हिंदुस्तानी बच्चे नाटे रह जाएंगे। खैर, ये थाली आपने देख ली। 6 रुपए कुछ पैसे हर बच्चे को दिया जाता है, हर बच्चे पर दिया जाता है मिड डे मील के लिए। राजीव गांधी के जमाने में यह मिड डे मील का कंसेप्ट आया था कि गरीब बच्चे कम से कम स्कूल में एक टाइम अच्छे से खाना खा सकें ताकि उनको पोषण मिल जाए। एक जमाने में पार्ले जी का बिस्किट मिला करता था और भी मैंने देखा है अच्छा खाना मिला करता था। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ के राज में हिंदू बच्चों को ये वाली थाली और ये वाला आलू और ये वाली सब्जी और ये वाला पोषण मिल रहा है। क्यों? क्योंकि रोज 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ से भी ज्यादा विज्ञापन पर लुटाने के लिए आदित्यनाथ के पास पैसा है, लेकिन बच्चों को ढंग का खाना देने के लिए पैसा नहीं है। बच्चे जब कांवड़िया लेकर निकलें, कांवड़ लेकर निकलें, कांवड़िया बन जाएं, तब उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा की जाती है। लेकिन फूल बरसने से किसी की हेल्थ अच्छी नहीं हो जाती, फूल बरसने से किसी को नॉलेज नहीं मिल जाती। विज्ञापन देने से सरकारों को दलाल जरूर मिल जाते हैं जो 24 घंटे आपके पक्ष में लिखते हैं। तो नोट कर लीजिए, अगर आप भक्त हैं तो कायदे से नोट कर लीजिए
कि आपके गैस का दाम क्यों बढ़ाना पड़ता है, आपके पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ाना पड़ता है, क्यों सब्जियां महंगी हैं, क्यों चावल महंगा है, क्यों दाल महंगा है। क्योंकि राजा साहब लोग रोज 2.5 करोड़ और 1.5 करोड़ रुपए लुटा रहे हैं विज्ञापन पर। अगर योगी और मोदी दोनों को जोड़ दिया जाए तो 4 करोड़ रुपए रोज विज्ञापन पर जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे मुख्यमंत्रियों का डेटा इसमें जोड़ दिया जाए तो शायद रोज 25-30 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन पर जा रहे हैं। अब जरा आप आगे देखिए कि यह विज्ञापन दिया किसको गया। 83%, 83% जो इस विज्ञापन का हिस्सा है, इस पैसे का हिस्सा है, वो अखबारों को दिया गया। अब आप सोचिए कि अखबारों में हेडलाइन कैसी छपती है और क्यों छपती है। टीवी चैनलों को दिया गया। अब आप सोचिए कि टीवी चैनल इतना योगी मोदी भक्ति क्यों करते हैं। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन में दिया गया तो जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपको अलग से, यूट्यूब वाला नहीं, लेकिन अलग से ऐड दिखाई दे आपको भारतीय जनता पार्टी और योगी मोदी सरकार का, आप इस बात को कायदे से समझ लीजिए। देखिए, यूट्यूब कौन सा ऐड दिखाएगा वो हम डिसाइड नहीं करते, हो सकता है किसी भी चैनल पर कुछ भी आ जाए, लेकिन अलग से अगर आपको ऐड दिखाई दे रहा है यूपी सरकार का या केंद्र सरकार का, तो इसका मतलब यह है कि वो चैनल इस विज्ञापन में से अपना हिस्सा ले रहा है और उसके बाद सरकार के गुण गा रहा है। और यह खर्चा लगातार बढ़ता गया है। 2017 में योगी आदित्यनाथ बनते हैं मुख्यमंत्री। 2017-18 में 294.86 करोड़ खर्च करते हैं। 2018-19 में बढ़ के ये 330 करोड़ हो जाता है। 2019-20 में बढ़कर 481.67 करोड़ हो जाता है। अगर कोविड का टाइम देखेंगे तो कोविड में थोड़ी दया की गई थी, घटाया गया था 392.88 करोड़। यानी जिस समय कोविड चल रहा था, अस्पताल नहीं लोगों को मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रही थी, दवाइयां नहीं मिल रही थी, उस समय भी सरकार साल में 400 करोड़ के आसपास खर्च कर रही थी सिर्फ विज्ञापन देने में। सोचिए अगर ये 400 करोड़ रुपए बेड के लिए, दवा के लिए, अस्पताल के लिए इस्तेमाल किए गए होते तो कोविड में कितने ही लोग बच गए होते। 2021-22 में तो इतनी तेजी से बढ़ा कि यह बढ़कर 1134.31 यानी 1134 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। 2022-23 में सारे रिकॉर्ड टूट गए, 1420 करोड़ हो गए खर्च, और 2023-24 में बढ़कर ये 1366.34 करोड़ और 2024-25 में बढ़कर 1391 करोड़ रुपए रहे। यानी पिछले साल 1391.18 करोड़ रुपए योगी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन पर खर्च किया है। अब अगर आप देखेंगे तो यह खर्च जो हुआ, मैंने बताया कि 83% तो यहां खर्चा हुआ। इसके अलावा जो अलग से किताबें छपवाई गई, पर्चे छपवाए गए, बाकी सब छपवाया गया, उस पर भी 900 करोड़ के आसपास खर्च हुआ। 2021 में एक आरटीआई लगी थी और उसमें यह जानकारी सामने आई थी कि टीवी विज्ञापन पर अकेले 160 करोड़ रुपए साल में खर्च किए गए और इसमें से 28.82 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क 18 को मिले थे। तो नेटवर्क 18 चैनल पर अगर आप लगातार योगी मोदी का परसेप्शन देखते हैं, अगर लगातार उनकी तारीफ देखते हैं, तो आप इसकी वजह आप समझ चुके हैं कि 2021 में 28.82 करोड़ रुपए मिले थे। हालांकि इस आरटीआई में भी पूछा गया था कि किस संस्था को कितना पैसा मिला, लेकिन गोलमोल कर दिया गया, अलग अलग नहीं बताया गया कि किस संस्था को कितना पैसा मिला। लेकिन रिपोर्ट बता रही है कि अभी जो जुलाई पिछली बीती है, उसमें दैनिक जागरण का जो लखनऊ संस्करण है, उसमें यूपी सरकार के 54 विज्ञापन छपे हैं। 30 दिन का महीना होता है, 31 दिन का महीना है जुलाई का, लेकिन 31 दिन में 54 विज्ञापन, 54 विज्ञापन छपे हैं, यानी 1.5 विज्ञापन लगभग रोज मान लीजिए। और अगर हिंदुस्तान को देखेंगे, दैनिक हिंदुस्तान को, तो उसमें 49 विज्ञापन छपे हैं। डिजिटल मीडिया पर भी जबरदस्त रकम खर्चा हुई है। मार्च 2026 को अगर आप देखेंगे तो एशिया नेट न्यूज और वन इंडिया नाम की जो सोशल मीडिया साइट्स हैं या डिजिटल मीडिया साइट्स हैं, 30 दिन में विज्ञापन के लिए 94 लाख रुपए, 94.40 यानी 94,40,000 रुपए, 94,40,000 रुपए दिए गए हैं एशिया नेट न्यूज को, और वन इंडिया न्यूज को भी इतने ही पैसे दिए गए हैं।
जनवरी 2026 में अमर उजाला की वेबसाइट को 70.80 लाख रुपए दिए गए थे। 70,80,000 रुपए अमर उजाला की वेबसाइट को जनवरी 2026 में मिले गए थे। और शेयर चैट जैसे जो सोशल मीडिया के एप्स हैं उनको भी विज्ञापन दिए गए थे। ये आंकड़े पूरे नहीं हैं, ये आंकड़े केवल और केवल सूचना और जनसंपर्क विभाग के हैं। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश के जो दूसरे विभाग हैं वो अपने लेवल पर विज्ञापन और प्रचार पर पैसा खर्चा करते हैं। आप किसी सरकारी स्कीम का देखेंगे तो उस पर योगी जी की फोटो दिखाई देगी, मोदी जी की फोटो दिखाई देगी और बाकी भी अलग अलग तरीके से वो प्रचार करते हैं। एक दूसरी आरटीआई पड़ी थी, उसने बताया गया कि उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन विभाग यानी इंडस्ट्री लगाने के लिए जो प्रोत्साहन देने वाला मंत्रालय बनाया गया है, उसने 2024, 25 और 25-26 में केवल प्रचार पर 60 करोड़ रुपए खर्च किए। और ये किस तरह का प्रचार था, अगर आपको समझना है तो आप समझिए कि 12 करोड़ रुपए केवल प्रयागराज में जो कुंभ लगा था वहां पर खर्च कर दिए गए। अब आप ये बताइए कि आपका मंत्रालय है उद्योग और उद्यम को, यानी प्राइवेट जो आदमी अपनी छोटी मोटी इंडस्ट्री खोलना चाहता है, एमएसएमई खोलना चाहता है, उसको बढ़ावा देने के लिए आपको मंत्री बनाया गया है, आपका मंत्रालय बनाया गया है, विभाग बनाया गया है। वो 60 करोड़ रुपए अगर प्रयागराज के कुंभ में विज्ञापन लगाने के लिए खर्च कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है, क्या उससे उद्योग लगने वाले थे? क्या उससे उद्यम बनने वाले थे? क्या उससे एमएसएमई बनने वाले थे? जाहिर है वो प्रचार सिर्फ और सिर्फ सरकार का प्रचार था, जहां योगी जी की बड़ी बड़ी फोटो लगी होगी और साथ में मंत्री जी की भी छोटी छोटी फोटो लग गई होगी। तो प्रधानमंत्री से लेकर नीचे राज्यों के मंत्री तक अपने विज्ञापन पर, अपने प्रचार पर, अपने एडवर्टीजमेंट पर जब करोड़ों खर्च कर रहे हैं और ये करोड़ों अखबारों के पास जा रहा है, टीवी चैनल्स के पास जा रहा है, डिजिटल मीडिया पर जा रहा है, तो बताइए ये बेचारे सरकार का प्रचार नहीं करें तो क्या करें? अगर ये सरकार के खिलाफ लिख देंगे तो विज्ञापन बंद हो जाएगा। विज्ञापन बंद हो गया तो इनकी अय्याशी बंद हो जाएगी, क्योंकि जनता तो खरीद के अखबार अब पढ़ती नहीं है, अखबार इस लायक बचे नहीं है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये राज आपके समझ में आया कि ये केवल भक्ति का मामला नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे भक्त हो गए हैं। असल मामला ये है कि इनको माल मिल रहा है और माल के बदले जबान सिल कर बैठे हैं। जबान खुलेगी तो सिर्फ सरकार की तारीफ में खुलेगी। और यही वजह है कि आज होना यह चाहिए था कि सारे अखबारों में पहली खबर यह छपती कि राहुल गांधी का कार्यक्रम जो इलाहाबाद में होने वाला था 8 तारीख को, छात्रों की गूंज कार्यक्रम तो होगा, उसके लिए परमिशन ले ली गई थी। 51,000 रुपए जमा करा दिए गए थे और जिस जगह पर आयोजन होना था उस जगह ने कैंसिल कर दिया कि आप हमारे यहां आयोजन नहीं करा सकते। कायस्थ सभा का ये कायस्थ विद्यालय था जहां पर, जिसके मैदान में कार्यक्रम होना था, उस विद्यालय ने इस कार्यक्रम को कैंसिल करा दिया। लेकिन चलिए अखबार देखते हैं, आपके सामने सारे अखबार हैं। यह है दैनिक भास्कर। इसमें यह खबर कहां है मुझे पता नहीं, कम से कम पहले पेज पर कहीं मुझे यह खबर नहीं दिख रही है। दूसरे अखबार पे चलते हैं। इंडियन एक्सप्रेस अंग्रेजी का अखबार, यहां भी नीचे ऊपर देख लीजिए, ना पहले पेज पे यह खबर है और ना ही कहीं और, अंदर कहीं होगा तो मुझे नहीं पता। द हिंदू बनता तो है बड़ा अखबार, लेकिन इस अखबार में भी पहले पन्ने पर विज्ञापन तो शानदार है, आधे पेज का विज्ञापन है, लेकिन राहुल गांधी की खबर गायब है। और यहां तक कि उर्दू के इंकलाब में भी पहले पन्ने पर आपको यह खबर कहीं दिखाई नहीं देती। एक बार एक पत्रकार ने, जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया था, बड़े अखबार में काम करते हैं, कि सरकार ने यह कहा हुआ है कि सब करो लेकिन कोशिश करो कि राहुल गांधी की तस्वीर पहले पन्ने पर या तो ना आए, और आए तो बहुत छोटी सी आए, इतनी छोटी आए कि उस पर ध्यान न जाए। और जब मैं लगातार अखबार देखता हूं, देखिए मेरा चले तो मैं अखबार देखना बंद कर दूं। अब मन नहीं करता कोई भी अखबार पढ़ने का। द हिंदू वगैरह कभी कभी पढ़ने का मन करता है, बाकी तो कोई अखबार देखने का मन ही नहीं करता। लेकिन क्या करें, खबर के धंधे में है तो अखबार देखने पड़ते हैं। 4 अखबार यहां देखते हैं, कुछ घर पे देखते हैं, कुछ ऑनलाइन देखते हैं, और देखने के बाद समझ में आता है कि ये अखबार किस कदर बिक चुके हैं। आप सोचिए, देश का नेता विपक्ष, उसको करना है कार्यक्रम, बाकायदा लीगल तरीके से प्रयागराज में केपी ग्राउंड में परमिशन ली गई। 51,000 रुपए जो उसकी फीस थी वो फीस दी गई।
परमिशन मिल गई और उसके बाद जब पंडाल बनने लगे, सारी तैयारी हो गई, कार्ड छप गया, सूचना चली गई, तो तुरंत यह खबर आती है कि उनकी परमिशन कैंसिल कर दी गई कि इससे बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब ये जो केपी ट्रस्ट है वो कायस्थ पाठशाला का है। कायस्थ पाठशाला का अपना एक इतिहास है। गणेश शंकर विद्यार्थी इसमें पढ़ते रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन यहां के विद्यार्थी रहे हैं। कभी कांग्रेस के बड़े नेता और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इससे जुड़े हुए थे। और कोई अगर इतिहास और खुरचेगा तो पता चलेगा आपको कि हो सकता है कि कांग्रेस ने इस पाठशाला को अपने जमाने में अच्छे खासी मदद दी हो। लेकिन आज हालत यह है कि राहुल गांधी का छात्रों की गूंज का कार्यक्रम अचानक कैंसिल कर दिया जाता है। और अब मैं आपको ले चलता हूं देहरादून। याद कीजिए, देहरादून में भी राहुल गांधी का प्रोग्राम जब होना था तो जो जगह, जिस जगह की परमिशन दी गई थी, वो जगह कैंसिल कर दी गई थी। नई जो जगह ली गई, उस जगह के बगल में नाच गाने का एक प्रोग्राम करवाया गया। यह सब इसलिए कि राहुल गांधी का प्रोग्राम सफल ना हो। कितना डरी हुई है यह सरकार राहुल गांधी से, आप समझ सकते हैं। और राहुल गांधी हरकतें भी ऐसी कर रहे हैं। कल उन बच्चों को लेकर, उन युवाओं को लेकर पब्लिक में आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया जिन्होंने देश भर में आंदोलन में हिस्सा लिया था और उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। रिया आहिर, आपको याद होगा, रिया आहिर जिन्होंने बस रोक दी थी, जिसमें ढेर सारे युवा थे जिनको जबरदस्ती इलीगली डिटेन किया गया था। उनको धमकियां मिल रही हैं लगातार। वो आई, उन्होंने अपनी बात रखी। मैं तो चाहता हूं कि उनकी बात सुन लीजिए। इन युवाओं की बात सुनना बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रिया आहिर। मैं वो लड़की हूँ जो मुंबई पुलिस के सामने आ गई थी। यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूंगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर, आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था। आज 5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि एज मीडिया हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन बच्चों के लिए मैं खड़ी थी अब वो मेरे लिए खड़े हैं। एज ए सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे के लिए हम खड़े रहें। थैंक यू। उसके बाद एक लड़की जिसका नाम मुस्कान था, उसकी बात सुन के तो मेरी आंख भर गई। उसने कहा कि लोग समझ रहे थे कि मैं मुसलमान हूं, इसलिए मेरे खिलाफ ज्यादा बात हो रही थी, तो मुझे बताना पड़ा कि मेरा नाम मुस्कान शर्मा है। यहां तक तो खैर सुन के कोई खास अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसके आगे इसने जो कहा उसको सुनिए। क्योंकि मैंने बोला कि मेरा नाम मुस्कान है, मैं एडिशनली ये भी ऐड करना चाहूंगी कि सरनेम मेरी शर्मा है। और ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल हर कोई मान के बैठा है कि मैं मुस्लिम हूँ और इसीलिए मुझे और ज़्यादा गालियाँ मिल रही हैं। एंड दैट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट मी, बट दैट टेल्स अ लॉट अबाउट द नैरेटिव जो इस कंट्री में अभी सेट हो रहा है कि अगर इसने सरकार के खिलाफ बोल दिया तो ये तो मुस्लिम है, और जैसे ही आप किसी को मुस्लिम बना देते हो समहाउ वो अपने आप ही एंटी नेशनल कैसे बन रहा है। तो हम इस नैरेटिव को बहुत ज़्यादा आजकल फॉलो कर रहे हैं, और ये जितनी भी ट्रोलिंग आजकल हो रही है इंटरनेट पे, जितना भी हरासमेंट हम लोग फेस कर रहे हैं, ये इस कंट्री का नैरेटिव बताता है बहुत साफ साफ। आप देख रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी अब इस बात को समझ रही है कि हिंदू मुसलमान का खेल सिर्फ मामले को भटकाने के लिए किया जा रहा है। मुसलमान को तुरंत देशद्रोही बना दिया जाता है। जो मुसलमान शब्द अपने मुंह पर लाने से बड़े बड़े नेता बचते हैं, हमारा जेनजी जनता के सामने खुलकर कह रहा है, और वो हिंदू मुसलमान के खेल को अब स्वीकार करने वाला नहीं है। इस घटना को होना चाहिए था फ्रंट पेज पर, नहीं है। राहुल गांधी के कार्यक्रम के कैंसिल होने को होना चाहिए था फ्रंट पेज पर, नहीं है। फ्रंट पेज पर क्या है वो मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं, आप अखबार लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और क्यों है ये मैंने आपको बताया, क्योंकि सरकारी विज्ञापनों के भरोसे चलने वाले ये अखबार, देखिए दैनिक जागरण तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, मैं पढ़ता ही नहीं हूं, वो तो कम से कम नहीं खरीदता हूं, बाकी मैंने आपको दिखाए। लेकिन सरकारी विज्ञापनों के भरोसे चलने वाले ये अखबार
अगर नफरत फैला रहे हैं, अगर जानबूझकर विपक्ष का बायकॉट कर रहे हैं, विपक्ष को किसी कोने में छोटी सी खबर दे रहे हैं, तो यह आपके लिए सोचने की बात है, खासतौर पर तब अगर आपकी उम्र मेरे आसपास हो, आप भी 50-52 साल के हो, तब सोचिएगा। बोफोर्स का मामला आता है, इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता और दूसरे अखबार रोज बड़ी बड़ी खबरें छापते हैं राजीव गांधी के खिलाफ, और उसके बाद भी ना उनका विज्ञापन बंद होता है, ना उनका संपादक गिरफ्तार होता है। 2012, 13, 14 कोयला घोटाला, फलाना घोटाला, 3G घोटाला, 2G घोटाला, दिमाग खराब हो गया था। रोज अखबार उठाइए, पूरे पूरे पन्ने पर यही खबर, लेकिन ना तो उनके विज्ञापन बंद होते हैं और ना ही उन अखबारों के मालिकान को जेल में डाला जाता है। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि सरकार के खिलाफ लिखने में, बोलने में अच्छे अच्छों के कलम कांपती है, अच्छे अच्छों की जबान जो है वो कांप जाती है। अब इसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये लोकतंत्र नहीं है, तो हमें गालियां पड़ती हैं कि आप तो बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं क्योंकि अभी हिम्मत बची हुई है, हम बोल रहे हैं क्योंकि अभी हिम्मत बची हुई है, हम बोल रहे हैं क्योंकि हमने लोकतंत्र का जमाना देखा है, हम बोल रहे हैं क्योंकि हमको रोकने का एक ही तरीका है कि हमारे मुंह पर जाबी लगा दो, हमें उठाकर जेल में डाल दो, जो चाहे वो करो। जब तक ये नहीं होता है तब तक हम बोलते रहेंगे। और हम बोल रहे हैं क्योंकि हम सरकार के सामने हाथ फैलाने नहीं गए। हम बोल रहे हैं कि हमने इन विज्ञापनों के लिए लाइन नहीं लगाई। हम बोल रहे हैं क्योंकि घर पे कैश पहुंचाने वाली जो व्यवस्था है, वो जो लेकर आया उसको डांट कर भगा दिया। हम बोल रहे हैं कि सरकार अब हमें खरीदने की कोई कोशिश भी नहीं कर पाती। जो नहीं बोल रहे हैं, जो चुप हैं, जो सरकार की दलाली में लगे हैं, वो क्यों लगे हैं, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि ये वाला वीडियो अपने भक्त दोस्तों को जरूर भेजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि ये वाली बात दूर तक जाए। बाकी आपके ऊपर है, आपको जैसा भी लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।